Hello students, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Plant Growth and Development. We are following lecture 3 today. For today's lecture, we are going to talk about development process in detail. Development includes all changes from germination to senescence. बड़ा ही आसान सा बात है, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो बदलाव आता है, जो चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. अब यहाँ बच्चों हम सोच रहे रहेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है. सो याद रखो, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. जब क्वांटिटी बढ़ता है दैट इज यूजुअली ग्रोथ, बट जब क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होता है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं. इस चैप्टर में सीनेसेंस का मतलब होता है बूढ़ा हिस्सा, ओल्ड पार्ट. ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक पूरा सीक्वेंस देख सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से. मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसका एक्सपांशन और मेच्योरेशन होगा, तब जाके वो मेच्योर सेल बनाएगा. फिर यही मेच्योर सेल का सीनेसेंस होगा. एरो कर देता हूं मैं. सीनेसेंस होगा, बूढ़ा होगा, तब जाके फाइनली उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा. तो इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं. ओके, अच्छा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ में इसका वापस से अगर सेल डिवीजन हुआ, राइट हियर सेल डिवीजन, so it again comes back to meristematic tissue and the process continues. इसके एक एक वर्ड अच्छे से याद कर लो, नीट में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू ये आ सकता है. आगे, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ so as to form different structures, and this ability is called as plasticity. अब ये ऐसा एक फैंसी सा वर्ड डाल दिया गया है, प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है ना कि प्लांट्स को अगर अलग अलग एनवायरनमेंट में रखें, अलग अलग माहौल में रखें, तो वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स के अनुसार. फिर प्लांट के अलग अलग लाइफ फेजेस में, यानी जिंदगी के अलग अलग दौर पे, ओके, यंग प्लांट है या ओल्ड प्लांट है, तो उस हिसाब से भी उसके स्ट्रक्चर्स बदलते हैं. बहुत ही आसान सा टॉपिक है. प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये प्लास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है हेटेरोफाइली. हेटेरोफाइली which is seen in cotton, it is seen in coriander and it is seen in larkspur. ये सब ना प्लांट्स के नाम है. इनमें हेटेरोफाइली देखा जाता है बेटा. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और फाइली और फाइलस का मतलब होता है लीफ. अब यहाँ पर ये चार लीफ को देखो, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर. ओके, राइट. इनके लीफ अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट. अब यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है बटरकप नाम का एक प्लांट है. ओके, उसमें अगर जुवेनाइल स्टेज में देखें तो उसका लीफ ऐसा दिखता है, और अडल्ट स्टेज में देखें तो उसका लीफ ऐसा दिखता है. वैसे ही अगर टेरेस्ट्रियल है वो प्लांट तो उसका लीफ ऐसा दिखता है, और अगर वो एक्वेटिक है तो उसका लीफ ऐसा दिखता है. यानी कैसी बात है मालूम है बेटा, कि ये प्लास्टिसिटी क्या कह रहा है, कि प्लास्टिसिटी कहता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, और फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से हमारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं. बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं. बचपन में तू कैसा दिखता था, बड़ा होने के बाद जब तू अपना फोटो देखता है, ओके, तो कैसा दिखता है, तो तेरे स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं, राइट. यू गेट मुस्टैच, यू गेट बियर्ड, यू लुक बेटर, ओके, यू लुक ग्रोन अप. उसी तरह से लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल घर में पड़ा है तो ऐसा जंगली जैसा दिख रहा है, मेहमान आया तो बाल बाल बना के औरों के सामने अच्छे से बैठा है, राइट. सो माहौल के हिसाब से, अब घर में बैठा है तो स्ट्रक्चर्स तेरे अलग है फॉर एग्जांपल, ओके, राइट, और बाहर है तो तू अलग स्ट्रक्चर्स अच्छे ड्रेसिंग के साथ जाता है. सो उसी तरह से प्लांट में मान के चलो, ये लीफ कैसे ना जिंदगी के अलग अलग फेजेस में, दैट इज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ओके, एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट. जैसे लैंड पर है तो ऐसा, पानी में है तो ऐसा. ओके, सो एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिंदगी के फेजेस के हिसाब से इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं. यानी देखो, प्लांट एक ही है, मान के चलते लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल बटरकप. अब बटरकप एक ही प्लांट है,
ओके, पर कैसे ना उसका बचपन में लीफ ऐसा दिखता है, बुढ़ापे पे ऐसा दिखता है, लैंड पे है अगर वो तो ऐसा दिखेगा, और पानी में तो ऐसा दिखेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेस, दैट इज ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। So ये याद रखो, डेवलपमेंट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन पुट टुगेदर। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स व्हिच कैन बी इंटरनल, दैट इज इंट्रिंसिक, and external, that is extrinsic. Intrinsic factors can be either intracellular यानी सेल के अंदर, inside the cell, और it can be intercellular. Intercellular मतलब दो सेल के बीच में, so inter का मतलब in between. अब इसमें जो इंट्रासेल्युलर है यानी सेल के अंदर, ये यूजुअली जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। ओके, और इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है केमिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज PGR. PGR stands for plant growth regulators, which are also called as phytohormones, which are also called as plant growth hormones. तो कौन से प्लांट के अंदर कितना ग्रोथ हार्मोन है उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट निर्भर करता है। कौन से प्लांट का जेनेटिक पैटर्न कैसा है उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट निर्भर करता है। जैसे हम में हमारे माँ बाप की कद काठी कैसी है वो तय करती है कि हमारे शरीर की कद काठी कैसी होगी। हमारे बॉडी में कितना ग्रोथ हार्मोन है अंदर की तरफ, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कितना ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि हमारा कितना डेवलपमेंट होगा। सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन डेवलपमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास है वाटर, हमारे पास है इंपॉर्टेंट गैस दैट इज ऑक्सीजन, देन वी हैव न्यूट्रिएंट्स, along with this we have temperature, we have light and we have gravity. So these are the external factors on which the development of a plant is dependent upon. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो सेक्शन है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेक्शन। ये वाला पार्ट जबरदस्त इंपॉर्टेंट है जो नीट में यूजुअली पूछते हैं। इसमें सबसे पहले हम फुल फॉर्म याद रखेंगे PGR। इसका मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रेगुलेट करना, जैसे पंखे का हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर है। रेगुलेटर क्या करता है, उससे अगर तू पंखे का स्पीड बढ़ा सकता है तो तू स्पीड कम भी कर सकता है। उसी तरह से प्लांट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से तू ग्रोथ करवा भी सकता है, और ऐसे भी केमिकल्स है जिसके वजह से जो ग्रोथ हो रहा है उसको रुकवा भी सकता है। So we are going to talk about PGR, that is plant growth regulator. इनको हाई-फाई लैंग्वेज में फाइटोहॉर्मोन्स कहा जाता है। इजी लैंग्वेज में these are nothing but plant growth hormones. जैसे हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन रहता है उसके हिसाब से हमारा शरीर बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हम जायंट बन जाते हैं, जाइजेंटिज्म, और ग्रोथ हार्मोन रहा ही नहीं तो डॉर्फिज्म होता है, हम छोटे रह जाते हैं। वैसे ही प्लांट्स में इन केमिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। इन केमिकल्स की पहले क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, यानी इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। कुछ कुछ हार्मोन्स है ना इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द हार्मोन ऑक्सिन। Then some of them are adenine derivatives. इसका एग्जांपल है N6 फुरफुराइल अमीनो प्यूरिन। तूने देखा मैंने कैसे तोड़ तोड़ के बोला? N6 फुरफुराइल अमीनो प्यूरिन, इसका दूसरा नाम है काइनेटिन, and this is nothing but this is another hormone which is called as cytokinin. जिसको हम काइनेटिन भी बोलते हैं। कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स में भी है, शॉर्टकट में ABA बोलेंगे इसको, दैट इज एब्सिसिक एसिड। टर्पीन्स में व्हाट वी हैव इज गिबरेलिक एसिड, और गिबरेलिक एसिड्स आर नथिंग बट दे आर these hormones called as gibberellins.
और गैसेस में एक ही आता है, दैट इज इथिलीन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, इट्स अ वोलेटाइल सब्सटेंस। ओके, फॉर्मूला इज C2H4। अब बात ऐसी है बेटा कि हमको है ना 5 प्लांट के हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सिन, और ऑक्सिन का केमिकल नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो इंडोल कंपाउंड्स का डेरिवेटिव है। ओके, दूसरा ग्रोथ हार्मोन है काइनेटिन, जिसको साइटोकाइनिन भी बोलते हैं। ओके, इसका केमिकल कंपोजिशन इज N6 फुरफुराइल अमीनो प्यूरिन, जो एडेनिन डेरिवेटिव है। तीसरा ग्रोथ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जो कि कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है। ओके, फिर चौथा ग्रोथ हार्मोन है गिब्बरेलिन्स, व्हिच आर नथिंग बट दीज आर टर्पीन्स। एंड लास्ट पांचवा ग्रोथ हार्मोन है इथिलीन, जो कि गैसेस है। सर हम लोग ये ग्रोथ हार्मोन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो एक ऐसा है ना बच्चों कि लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि मार्केट में कभी कभी अनयूजुअली बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं। ओके, सम ऑफ द फ्रूट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज, कुछ फल काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और हमको ऐसा लगता है अरे ये फल इतना बड़ा है तो क्यों ना मैं इसको खरीद लूँ। और बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये फ्रूट्स के अंदर है, ओके, इंजेक्शन मारा जाता है इन ग्रोथ हार्मोन का और इनको ज़बरदस्ती बड़ा करवाया जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो फ्रूट्स के डीलर होते हैं, समझो मैंने आम का है ना बहुत बड़ा है ना एक कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है। ओके, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहा गया था 3 महीने बाद मुझे 1000 किलो आम सप्लाई करना है सपोज। ओके, अब सामने वाला मुझे बोलता है 3 महीने बाद नहीं, मुझे अचानक से 1 महीने में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना कि मैं इथिलीन का मदद ले सकता हूँ। इथिलीन के मदद से जो आम 3 महीने में पकने वाला रहेगा वो आम कैसा 1 महीने में पक जाएगा। तो ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग बायोलॉजी नेचुरल फिनोमिनन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन से केमिकल की वजह से कौन सा ग्रोथ हो रहा है, कौन सा चेंजेस हो रहा है, फिर उस केमिकल का इस्तेमाल करके हम लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं हमारे अनुकूलता के हिसाब से। और ये जो सारे के सारे केमिकल नाम लिखे ना, इसको बाय हार्ट करके रखो। इसके लिए ना हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे। इसका ट्रिक ऐसा रहेगा, इसके लिए तुम याद रखोगे तेरे दोस्त का गाड़ी है और गाड़ी ना गैस पे चलता है, CNG गैस पे, और उसकी गाड़ी का गैस खत्म हो गया। ओके, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे तेरी कार में गैस अंदर डाल। अब तेरी यानी टर्पीन, कार में यानी कैरोटीनॉइड, गैस यानी गैसेस, अंदर यानी इनसाइड ना, तो उससे इंडोल ले लो। ओके, और डालना यानी ऐड करना यानी एडेनिन। तो तेरी कार में गैस अंदर डाल, दैट विल बी अवर शॉर्टकट। और 5 हार्मोन्स का नाम याद रखना, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, गिब्बरेलिन्स, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ये 5 हार्मोन है। अच्छा, ये जो 5 हार्मोन है जिसको PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको 2 टाइप में क्लासिफाई किया है। इनके वजह से अगर प्लांट का ग्रोथ होगा तो वी विल कॉल देम एज ग्रोथ प्रमोटर, और इनके वजह से अगर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा यानी इनके वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर का एक ही एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड। इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। एब्सिसिक जो वर्ड है ना, सिसिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सीजर, और सीजर क्या करता है? कट करता है। तो एब्सिसिक एसिड विल कट द ग्रोथ। बाकी बचे ऑक्सिन्स, गिब्बरेलिन और साइटोकाइन, ये तीनों भी ग्रोथ प्रमोटर है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, इथिलीन जो हार्मोन है ना वो दोनों कैटेगरी में इंक्लूडेड है। इट कैन बी प्लेस्ड इन बोथ कैटेगरीज। उसके कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कुछ पार्ट्स के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। रिमेंबर दैट इथिलीन बिलोंग्स टू आइदर ऑफ द कैटेगरी। आगे बढ़ते नेक्स्ट, PGR डिस्कवरी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिस्कवरी। अब ये सारे के सारे हार्मोन्स डिस्कवर हुए तो हुए कैसे? ये पांचों भी हार्मोन, अब आने वाले लेक्चर में हम लोग ये 5 हार्मोन काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब एक एक हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले ये जान लेवे कि हार्मोन्स डिस्कवर कैसे हुए। तो पहली कहानी सुनो ध्यान से, ऑक्सिन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। यहाँ एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, और उनका लड़का फ्रांसिस डार्विन। मैं यहां लिख देता हूं सन। ओके, सो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों ने ना कैनेरी ग्रास को ऑब्जर्व किया, यानी एक तरह के प्लांट को ऑब्जर्व किया, और इनको पता चला कि ये प्लांट के
स्टेम के और रूट के टिप के अंदर कुछ ऐसे खास केमिकल है जिसके वजह से ये प्लांट ग्रो हो पाता है और ये प्लांट सनलाइट की तरफ, इल्यूमिनेशन की तरफ झुकता है। हमने देखा होगा अगर एक पॉटेड प्लांट को खिड़की के पास रखते हैं तो कैसा है कि सूर्य की किरण की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये सब हो पाता है बिकॉज ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एज ऑक्सिन। पर सबसे कमाल की बात ये है बच्चों, दूसरे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है F.W. वेंट। इन्होंने ऑक्सिन को सबसे पहली बार आइसोलेट किया यानी बाहर निकाल के प्रूव किया कि ऑक्सिन है करके। और इन्होंने जिस प्लांट पे काम किया था ना, उस प्लांट का नाम है ओट। सो ही वाज वर्किंग ऑन ओट कोलियोप्टाइड। बात सुनो ध्यान से, ओट प्लांट का दूसरा नाम है एविना सटाइवा। एविना सटाइवा। अब F.W. वेंट ने क्या किया ना, वेंट ने ओट प्लांट का जो टिप स्टेम था उसको काट दिया और उसको अगर जेल के ऊपर रख दिया। अब ये जो रेक्टेंगल है वो अगर जेल है, एक तरह का मान के चलो स्पंज की तरह मटेरियल है। ओके, अब वेंट को तो यही प्रूव करना था कि डार्विन जो कह रहा है ना कि टिप के अंदर हार्मोन है, ओके, वो हार्मोन उसको आइसोलेट करना है कि उसके अंदर वो केमिकल है, वो प्रूव करना है। तो इसने क्या किया ना, ये टिप को काट दिया और ये सारे टिप्स को, ऐसे बहुत सारे प्लांट के टिप्स काट दिए और ये सारे टिप्स को जेल के ऊपर रख दिया। अच्छा, अब कैसा ना बच्चों, उसके बाद फिर ये सारे टिप्स को जेल के ऊपर से हटाया और जेल का एक टुकड़ा, समझो ये रेक्टेंगल, जेल का एक टुकड़ा काट के कटे हुए ओट, अभी ओट का जो टिप कट गया तो बचा कुचा जो हिस्सा है उसको स्टंप बोलते हैं। सो दिस इज द स्टंप ऑफ द ओट प्लांट। सो जेल का टुकड़ा है ना, ओके, अब उस जेल के टुकड़े को स्टंप के ऊपर रख दिया तो ये अगर जेल का टुकड़ा है। अब बात ऐसी है कि जैसे उसने जेल के टुकड़े को स्टंप के ऊपर रखा तो उसने देखा कि आफ्टर सम टाइम ये पूरा का पूरा जो स्टंप है ना, इट स्टार्ट्स बेंडिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द जेल। जहां जेल रखा ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप समझो बच्चों ध्यान से, ये देखो, ये लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। तो जेल कहाँ रखा मैंने? लेफ्ट साइड में, ओके, और ये राइट साइड है। तो अगर मैं जेल रख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे तो तुम देखो प्लांट किस तरफ बेंड हो रहा है? राइट साइड की तरफ। उसी तरह से अगर मैं जेल इस तरफ रखता राइट साइड पे तो प्लांट लेफ्ट साइड को बेंड होता। F.W. वेंट ने बहुत कमाल का एक्सप्लेनेशन दिया इसमें। उसने क्या कहा कि जरूर इस टिप के अंदर कोई ना कोई ऐसा केमिकल है, क्वेश्चन मार्क। जब मैंने जेल पे रखा तो वो केमिकल उस टिप से होते हुए जेल में आया, ओके, और जब मैंने जेल को इस स्टंप पे रखा तो क्योंकि जेल का इतना हिस्सा स्टंप के कांटेक्ट में है तो केमिकल इतने हिस्से में आया होगा, यानी लेफ्ट साइड में वो केमिकल है और वो केमिकल की वजह से ग्रोथ हो रहा है, इसलिए लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो ज्यादा ग्रो होगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई एज पर मैथ्स इट बिकम्स द ग्रेटर सर्कमफ्रेंस। और ये वाला पार्ट इतना ग्रो नहीं होगा तो इट बिकम्स अ स्मॉलर सर्कमफ्रेंस एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बेंडिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यू गेट इट? इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था एविना कर्वेचर टेस्ट, बिकॉज एविना इज नथिंग बट द ओट प्लांट। नेक्स्ट, ऐसी ही प्रॉपर्टी है फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स सनलाइट। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि समझो फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ओके, और इस तरफ सनलाइट है। सो कुछ समय के बाद देखोगे तो प्लांट सनलाइट की तरफ बढ़ने लगता है, ओके। सो व्हाट वी फाइंड इज द प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द सनलाइट। अब ऐसा क्यों होता है? इसका भी मैकेनिज्म है। सनलाइट देखो, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, सनलाइट राइट साइड वाले सरफेस पे गिर रहा है तो सनलाइट की वजह से यहाँ ऑक्सीजन बनने लगता है राइट साइड में। बट ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी ऐसा है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस ऑनटू द अदर सरफेस वेयर देयर इज नो इल्यूमिनेशन, वेयर देयर इज नो सनलाइट। यानी अब वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन राइट साइड से होते हुए सारा ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर आया लेफ्ट साइड पे। सो लेफ्ट साइड में अब ऑक्सीजन है तो लेफ्ट साइड का ग्रोथ ज्यादा होगा, इसीलिए दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ ग्रेटर सर्कमफ्रेंस। और राइट साइड का ऑक्सीजन पूरा डिफ्यूज होकर ट्रांसपोर्ट होकर इस तरफ आ गया, दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ लेसर सर्कमफ्रेंस एंड दैट इज द रीजन व्हाई द प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द सनलाइट एंड नॉट अवे फ्रॉम द सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
तो इस तरह से ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज हुई थी। नेक्स्ट गिबरेलिंस की खोज कैसे हुई थी, ये भी कमाल की स्टोरी है। ई कुरोसावा नाम के एक साइंटिस्ट है, राइस सीडलिंग्स को ऑब्जर्व किया, चावल की खेती को ऑब्जर्व किया और देखा कि कुछ कुछ चावल बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, पागलों की तरह ग्रो हो रहे, काफी बड़े हो गए हैं, पागलों की तरह ग्रो होना। इसीलिए ना उस बीमारी का नाम रखा गया फुलिश सीडलिंग डिजीज, जिसका दूसरा नाम है बैकेनेज डिजीज, which is also called as बैकेनेज डिजीज। यानी इन्होंने कुछ राइस सीडलिंग को देखा जो पागलों की तरह ग्रो हो रहे थे, फिर पास से जाके ऑब्जर्व किया तो पता चला कि वो राइस सीडलिंग है ना, वो प्लांट एक्चुअली बीमार है। हम इंसानों में कैसे समझो, अगर किसी का शरीर हद से ज्यादा लंबा है, राइट, तो पता चलेगा कि अरे वो तो बीमार है, उसमें ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन है, हद से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, सो वो जाइजेंटिज्म नाम का बीमारी है उसको। सो वैसे ही वो राइस सीडलिंग्स जो बीमार थे उनके ऊपर एक फंगस चिपका था, उस फंगस का नाम था गिब्बरेला फ्यूजीक्यूरोई, और उस फंगस के अंदर गिब्बरेलिक एसिड नाम का हार्मोन था, और फिर वो हार्मोन को निकाल के उसने बाकी के क्रॉप पे डाल के देखा और देखा कि उसके वजह से ग्रोथ होता है। सो दैट इज हाउ गिब्बरेलिन्स वर डिस्कवर्ड, ये याद रखो बच्चों। नेक्स्ट साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हुई थी स्पूर एंड हिज कोवर्कर्स, उसके साथीदार। अब ये लोग ने क्या देखा कि टोबैको प्लांट समझो, ये टोबैको प्लांट है। अब हर प्लांट में कैसा रहता है बेटा, पॉइंट को जहां से ब्रांच बाहर आता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। ओके, समझो ये दूसरा पॉइंट है, यहां से एक ब्रांच और बाहर आया, दिस इज अनदर नोड, और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस बचता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड। ओके, अब ये लोग ने क्या देखा ना कि टोबैको प्लांट के इंटर नोड पे कैलस बन रहा था। अच्छा, कैलस यानी इसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, यानी ये इंटरनोड वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा ग्रो होके तभी ज्यादा सेल्स बना पा रहा था जब ऑक्सिन के साथ एक और केमिकल इसमें ऐड किया गया। अब वो केमिकल क्या था, अब वो केमिकल साइटोकाइनिन था, और वो केमिकल कहां से मिल रहा था, दैट केमिकल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम vascular parts, so it can be a vascular extract. That chemical can be extracted from this organism called as yeast, so it can be yeast extract. और उसी तरह का केमिकल कोकोनट मिल्क से भी मिल रहा था, so it can be from coconut milk और DNA से भी मिल रहा था। ओके, अब स्टोरी ऐसी है कि स्कूग और उसके साथीदार ने देखा कि टोबैको का इंटरनोड तभी कैलस बना पा रहा था जब ऑक्सिन के साथ एक और केमिकल उसमें डालते थे, और वो केमिकल इट कैन बी अ वैस्कुलर एक्सट्रैक्ट, इट कैन बी यीस्ट एक्सट्रैक्ट, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कोकोनट मिल्क और डीएनए। और इस केमिकल की वजह से साइटोकाइनेसिस होता है। जैसे सेल डिवीजन में हमने पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इस केमिकल की वजह से साइटोकाइनेसिस ज्यादा होता था, यानी सेल डिवीजन ज्यादा होता था। फिर इस केमिकल का नाम रखा गया साइटोकाइनिन, इसका नाम रखा स्कूग, और इनके एक और साइंटिस्ट है साथ में जिनका नाम है मिलर। स्कूग और मिलर ने इसका नाम रखा साइटोकाइनिन, इसका दूसरा नाम है काइनेटिन, ये याद रखना। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में इसकी कहानी ऐसी है कि इन द मिड 1960, इन द मिडल ऑफ द ईयर 1960 तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने तीन अलग अलग केमिकल ढूंढा। एक ने उसका नाम दिया एब्सिशन 2,
दूसरे ने उसका नाम दिया इनहिबिशन बी, और तीसरे ने उसका नाम दिया डॉर्मेन। और तीनों ने क्या नोटिस किया कि ये लोग ने जो 3 केमिकल ढूंढे हैं इसके वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है, उल्टा ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ओके, सो दीज आर ग्रोथ इनहिबिटर। और फिर लेटर ऑन पता चला ये तीनों भी सेम ही केमिकल्स हैं और ये तीनों का नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। इसका है ना शॉर्टकट याद रखो, यू रिमेंबर दिस नेम कॉल्ड एज आबिद। अब आबिद में ए से एब्सिशन, बी आई से व्हाट यू गेट एज इनहिबिटर बी, ओके, एंड डी से यू गेट डॉर्मेन। ओके, अब लास्ट बचता है इथिलीन। इथिलीन की डिस्कवरी काउजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। काउजिन्स का ये मानना था, उसने क्या देखा कि ऑरेंज में से, ऑरेंजेस जो होते हैं ना, जो फ्रूट होते हैं, उनमें से केमिकल निकाल के अगर मैं अनराइप बनाना पे डालूं, यानी कच्चे केले के ऊपर अप्लाई करूं, तो केला जल्दी पक जाता है। तो उसको बाद में पता चला कि ये जो केमिकल था, दिस वाज नथिंग बट इट वाज अ वोलेटाइल केमिकल व्हिच वाज नथिंग बट इथिलीन। और इथिलीन को इसीलिए राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है क्योंकि उसके हिसाब से फ्रूट्स पक जाते हैं। बच्चों एक बात याद रखना कि इथिलीन कैन बिलोंग टू आइदर ऑफ द कैटेगरी। वो ग्रोथ प्रोमोटर भी हो सकता है, ग्रोथ इनहिबिटर भी हो सकता है। ओके, प्रोमोटर क्या करते हैं, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। यानी ये जहां पर भी रहेंगे उसके वजह से सेल डिवीजन होगा, सेल एलोंगेशन होगा, सेल लंबा होगा, सेल मोटा होगा, सेल एनलार्जमेंट होता है, फोटोट्रोपिज्म यानी प्लांट सूर्य की किरण की तरफ बढ़ने लगता है, फ्लावरिंग होने लगता है, फ्रूटिंग होने लगता है, सीड्स आने लगते हैं। बट एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड क्या करवा देता है, डोरमेंसी करवा देता है, यानी सीड को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, सीड को रेस्टिंग पीरियड में डाल देता है, तो सीड ग्रो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एब्सिसिक एसिड दूसरा क्या करवा देता है, एब्सिशन करवा देता है। एब्सिशन का मतलब टू कट द ग्रोथ, यानी इसके वजह से लीफ फॉल होगा, पत्ते झड़ जाएंगे, सारी की सारी टहनी जो है, ब्रांचेस जो है सूख जाएंगी, वो ब्रांचेस भी झड़ जाएंगी। और ये ऐसा क्यों करवा रहा है, इसको मजा आता है क्या कि ऐसा ये सब पत्ते झड़वा देगा? नहीं, इसका पर्पस भी बहुत अच्छा है। जब भी प्लांट किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, समझो आजू बाजू में लेट से पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और पत्तों को अगर पाल के रखा तो ये सारे लीफ में से ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा और उसके वजह से प्लांट की जान जा सकती है। इसलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, कुछ समय के लिए जब तक पानी उपलब्ध नहीं है सारे पत्ते झड़वा देगा, ताकि भले मेन पेड़ तो जिंदा रहे। लाइफ इज प्रिफर्ड ओवर बॉडी पार्ट्स, सो इट लूजेस द बॉडी पार्ट। और जैसे ही हालात वापस से फेवरेबल हो जाते हैं, न्यू लीव्स विल ग्रो अप। और उस हिसाब से कैसा होता है ना, पतझड़ की ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, अलग अलग सीजन आते हैं, ऑटम सीजन, ये सब आते हैं। यानी कैसा ओवरऑल मैकेनिज्म बहुत कमाल का है। हम आने वाले लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्लियर? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मन लगा के पढ़ते रहो, रीड बायो, ब्लीड बायो, योयो बायो। थैंक यू बच्चों।